अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशनल अरे। अब टू डायमेंशनल अरे को समझने के लिए सबसे पहले हम एक अरे को देखते हैं। अरे क्या होती है? हमने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि जो अरे होती है ना, वो एक कंटेनर की तरह होती है जो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, अब इसकी आम ज़िंदगी से मिसाल ले लें। हमारे पास एक रैक है जिसमें हमने बुक्स रखनी है, ठीक है, और वो एक कंटेनर की तरह है। ठीक, हम उसमें बुक्स एंटर कर रहे हैं लाइन बाय लाइन, तरतीब से बारी बारी करके एक एक करके उसमें हम बुक एंटर कर रहे हैं। वो सारी एक ही जगह पे हैं। ये तो नहीं कि एक बुक एक रैक में है, दूसरी दूसरे रैक में है, तीसरी तीसरे रैक में है। इसी तरीके से एक और मिसाल है कि एक ग्लास है, ठीक है, उसमें हम पानी एंटर कर रहे हैं। उसमें भी एक ही जगह पे बारी बारी करके एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा करके डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि पानी को नमक वाले कंटेनर में डाल देंगे, नहीं ना। इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो हर कंटेनर होता है ना, इसकी एक टाइप होती है। वो एक टाइप का डाटा लेता है और उसमें जो सारा डाटा होता है ना, वो सारे का सारा डाटा एक ही टाइप का होगा, मुख्तलिफ टाइप्स का नहीं हो सकता। ये आप कहें कि मैं एक में ना इसकी पहली लोकेशन में नाम स्टोर करवा दूँ, दूसरी में इसके नंबर को स्टोर करवा दूँ, तीसरी में इसके फ्लोटिंग पॉइंट वाला को स्टोर करवा दूँ, चौथी में मैं कोई और चीज़ स्टोर करवा दूँ, तो इस तरीके से नहीं चलता। अब एरे का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। आगे अब हम चलते हैं, जो हमारा ऑफिशियल टॉपिक है, एक्चुअल टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे, उसके ऊपर आते हैं। अच्छा, ये टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? सबसे पहले तो टू डायमेंशनल एरे अपने ऊपर एट इट्स ऑन ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये अरे होती है अरेज की। कौन सी अरेज की? वन डायमेंशनल अरेज की। जब हम दो या दो से ज़्यादा वन डायमेंशनल अरेज को आपस में मिला देते हैं तो एक 2D अरे फॉर्म हो जाती है, टू डायमेंशनल अरे। अब इसको समझते हैं। हमारे पास 1D अरे क्या होती है? जो या तो रो हो या तो कॉलम हो, ठीक है। अब जब हमने 3x3 ऑर्डर की बनानी है अरे, तो उसमें कितनी रोज होंगी? 3 रोज, यानी 3 1D अरेज और 3 कॉलम्स, 3 मोर 1D अरेज, 3 वर्टिकल में, 3 हॉरिजॉन्टल में। तो ये क्या हुआ? ये कम्बिनेशन ऑफ अरेज हुआ। ठीक, ये अरेज से मिलके 1D अरे से मिलके ही 2D अरे फॉर्म होती है। ठीक, अब इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है वो पढ़ लेते हैं। अ टू डायमेंशनल अरे इज एन एरे ऑफ एरेज। ये एरेज मुख्तलिफ एरेज की मिला के एक एरे बनती है। ठीक, अ वन डायमेंशनल अरे हुज एलिमेंट्स आर देमसेल्व्स वन डायमेंशनल अरे। कहता है वन डायमेंशनल अरे के एलिमेंट्स जो कि खुद एक वन डायमेंशनल अरे के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक, ये उनकी तरह होती है। अब इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम। कह रहे हैं हम इसको अगर अपने जहन में तस्वर बनाए ना, तो हम इसका यही बना सकते हैं कि ये रोज और कॉलम्स की ग्रिड है। ग्रिड का पैटर्न आपको पता है, जिसमें लाइंस लगी होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बॉक्सेस ब्लॉक्स वाले टाइप से। तो वो यही कह रहा है कि हम अगर इसको विजुअलाइज करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि रोज और कॉलम्स की एक ग्रिड है। ठीक, यहाँ तक ओके है। नीचे उसने उसका स्ट्रक्चर बना कर दिखा दिया एग्जाम्पल के तौर पे, आसानी के लिए, हमारी माइंड को समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है? 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इनमें डाटा स्टोर हो रहा है। जो सबसे पहले वाला होगा उसका एड्रेस क्या होगा? 1 1। क्यों? पहली रो है, पहला कॉलम है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने इसको ऊप में पढ़ा था तब तो हमने इसको 0 0 कहा था। ऊप का कंसेप्ट थोड़ा सा स्लाइटली, जहाँ तक बात रही ना ऊप की, उसका कंसेप्ट स्लाइटली डिफरेंट होता है। वहाँ पे इंडेक्स 0 0 से स्टार्ट हो रहा होता है एरे का, और जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 1 1 वाला ही उसको मिलता है। अब एक चीज़ हमारे माइंड में आती है कि यार ये ठीक है, ये टू डायमेंशनल अरे है, लेकिन ये स्टोर कैसे होती होगी मेमोरी में?
सबसे पहले तो जब हम अपनी कोई एरे बनाते हैं ना, वो जाके मेमोरी में एक स्पेसिफिक कंजेक्टिव लोकेशन ले लेती है और वहाँ पे उसके ब्लॉक्स हम अपने माइंड में विजुलाइज करने के लिए आसानी के लिए यही कहते हैं कि वहाँ पे उसके ब्लॉक्स बन जाते हैं। ठीक, वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स ले लेती है मेमोरी के। अब जब इनमें डाटा स्टोर होता है ना, एरेज को मेमोरी में स्टोर कैसे करवाया जाता है, इसके दो तरीके होते हैं, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक हो गया। अब डाटा जो एट द बैक एंड स्टोर होना है ना, आप इधर से डाटा एंटर करोगे ना, वो तरतीब से स्टोर होता जाएगा। अब जैसे एक 2D अरे है, 3x3 उसका ऑर्डर है, आप डाटा एंटर करोगे, पहले 10 एंटर कर दिया, 10 चला गया जी रो में चला, रो के एलिमेंट नंबर 1 में चला गया। फिर आपने कर दिया जी 20 ऐड कर दिया, 20 चला गया जी उसी रो के दूसरे जगह पे, जबकि वो कॉलम नंबर 2 का हिस्सा। इसकी मैं मिसाल आपको मैं ना इसका करके समझाती हूँ। ये आपके लिए ऐसे होगा कि देखें, यहाँ पे जो रोज़ है ना, वो वहाँ पे कॉलम्स हैं। जो पहली रो है ना, वो चारों कॉलम्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है। इससे क्या पता चलता है कि चारों कॉलम्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारी पहली रो है। ठीक, हमने क्या कहा था, इसका एक पैटर्न होता है ग्रिड की तरह का, जैसे ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, ये देखें, यही वाली एग्जांपल नीचे एक्सप्लेन कर रहा है। रो 1 के एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40। ठीक, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 10, 20, 30, 40। ये चीज़ हो गई। ये इस तरीके से तरतीब वाइज स्टोर होते जाएंगे जैसे जैसे आप डाटा एंटर करते जाओगे। ये नहीं होगा कि डाटा पहले 10 ये B11 पे स्टोर हो गया, फिर वो जाके डायरेक्ट B21 पे स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तरतीब से डाटा स्टोर होता जाएगा अनटिल अनलेस आपने स्पेसिफाई किया हो कि कहाँ पे जाके स्टोर करना है, यानी आपने किस मेमोरी एलिमेंट में स्टोर करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, एरे में ऐसा सीन नहीं चलता। एरे में तरतीब से आपको डाटा एंटर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 2D अरे। 2D अरे क्या होती है? 2D अरे हमारे पास एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जो कि टेबल्स और रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। और कंपाइलर को ये पता नहीं होता कि रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, टेबल क्या है। इसलिए जो कंपाइलर होता है, CPU होता है, वो हमेशा लीनियर मेमोरी में सेव करता है। जो भी हम उसको देते हैं वो आउटपुट उसकी लीनियर मेमोरी में सेव करते हैं। कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हमने रो को स्टोर करवाना है या कॉलम को करवाना है, तो हमें उसको ये बताना पड़ता है कि हमने एड्रेस ये दिया, इसलिए हमें उसको बताने के लिए कुछ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं जो कि 2D अरे में यूज़ किए जाते हैं। वो दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है रो मेजर, दूसरा होता है कॉलम मेजर। रो मेजर का फॉर्मूला होता है बेस इंडेक्स एड्रेस प्लस स्टोरेज साइज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, रो इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस कॉलम इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम। ये हमारे पास वो हमें खुद दे देता है। हमें कहता है कि तुमने भाई इसका एड्रेस फाइंड करना है, तो हमें फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके दिखाती हूँ। बेस एड्रेस अगर हमारे पास 1000 दिया हो, हमारे पास स्टोरेज साइज़ वो 2 दे देंगे। हमारे पास लाजमी नहीं होता 2 हो, ये तो मैटर करता है अगर हम डिफाइन बाइट कर रहे हैं, DB कर रहे हैं, या DW कर रहे हैं, डिफाइन वर्ड कर रहे हैं, तो या डबल वर्ड करेंगे। मैटर करता है कि वो आपको क्या देता है। इधर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। हमने 2 रख लिया। टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 हमने रख लिया। लेट्स सपोज हम अरे DB 1 2 3 3 कॉलम ले रहे हैं और 3 ही रो ले रहे हैं, इसलिए हमने अपने जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे 3 है, हमने 3 कॉलम ले लिए। उसके बाद हमारा लोअर बाउंड ऑफ रो और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम 0 है, और ये भी लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा ये 0 हो। इधर तो हमें पता है हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इधर 0 से लिया अपना लोअर बाउंड कॉलम का भी और रो का भी 0 हमने रख दिया। लेकिन जब हमारे पास फ़र्ज़ करो हमें वो कहता है कि आपको जो लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम अपना लोअर बाउंड इधर भी 1 से रखेंगे, फिर 0 नहीं रखेंगे। और उसके बाद लेट्स सपोज हमने फाइंड करना है एड्रेस A12। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो 23 अरे हमारे पास 0 1 अरे 1 है हमारे पास, और कॉलम 0 1 2 कॉलम 2 है हमारे पास। तो वो 23 एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम 23 का एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सपोज हमारे पास बेस इंडेक्स 1000 दिया हुआ है, हमने 1000 रख दिया। 2 हमारे पास स्टोरेज साइज है। 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। 1 - 0 + 2 - 0
ये हमारे पास रो इंडेक्स है और लोअर बाउंड ऑफ रो है, प्लस ये हमारे पास कॉलम इंडेक्स है और लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है। इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये एड्रेस आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो 23 एलिमेंट होगा इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। इसी तरह से हम कॉलम मेजर में भी सिर्फ कॉलम मेजर में कॉलम के साथ रोज़ को मल्टीप्लाई करती हैं और रो मेजर में हम रोज़ के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी सेम इनका फॉर्मूला होता है और यही मेथड होता है जिससे हम एड्रेस फाइंड करते हैं। उसके बाद बेस इंडेक्स और एड्रेसिंग मोड्स आ जाते हैं। इनका टोडी अरे में क्या रोल है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास एक बेस एड्रेस यूज़ होता है BX, जो कि हमारे पास बेस एड्रेस होता है। उसके बाद हमारे पास एक होता है SI रजिस्टर्ड सोर्स इंडेक्स भी यूज़ होता है, डेस्टिनेशन इंडेक्स यूज़ होता है और बेस पॉइंटर भी यूज़ होता है कि हमारे पास बेस्ड और इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। सोर्स इंडेक्स होता है हमारे पास ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस हमारे पास क्या होता है, वो फाइंड करने का हमारे पास एक मैनुअली तरीका होता है। पहले हम उससे भी चेक कर सकते हैं कि हम ठीक निकाल रहे हैं या नहीं। ऑफसेट हमारे पास इक्वल होता है I मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस J। I हमारे पास क्या होता है, हमारा जो रो का इंडेक्स होता है वो हमारा I होता है। जैसे हम अरे 1 2 फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो 1 है ये हमारा रो इंडेक्स I है, हमारे पास जो 2 है वो हमारा कॉलम इंडेक्स है और हमारे पास जो n है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। और j में और n में डिफरेंस याद रखना है, j हमारे पास इंडेक्स होता है और n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। इसको हम एक अच्छी तरह से एक प्रोग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है, मैं रखती हूँ डॉट डाटा में मैं अपनी वैल्यू रखवा देती हूँ अरे db 1 1 1 2 1 3 db 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हमें वो कह रहे हैं कि फाइंड करो इसमें रो db 1 कॉलम db 2, दैट्स मीन अरे 1 2 हमने फाइंड करनी है। ये हमने इसका एड्रेस फाइंड करना है। इसका एड्रेस फाइंड करने के लिए हमें क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, हम डॉट कोड में चले जाते हैं। डॉट कोड में पहले हमारे जो मेजर और स्टेप होते हैं वो तो हमें पता है हमने क्या लिखना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर, हम पहले अपना मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं कि हमने क्या लेना है। इधर हम डॉट डाटा में लिख लेंगे मैसेज db रिक्वायर एलिमेंट। रिक्वायर एलिमेंट हमने लिखवा लिया, वो हम इधर प्रिंट करवा देते हैं। हम कहते हैं ली dx मैसेज मूव एज 09h इंट 21h। ये हमने अपना मैसेज प्रिंट करवा लिया है। उसके बाद हम चले जाते हैं आगे। हमारे पास ऑफसेट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग पहले हमने बेस एड्रेस हमने लिखवाना होता है। हम लिखवा लेते हैं ली bx अरे। इसका क्या मतलब है, पहले BX में हमने अरे को क्यों स्टोर करवाया। देखो जैसे हमने CPU को ये बताना है कि भाई तुमने इधर जाना है, वहाँ पे जाके एग्जैक्ट तुमने अरे 1 2 का एड्रेस फाइंड करना है। अब CPU को क्या पता कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, उसको ये पहले बताना पड़ेगा कि तुमने इधर से स्टार्ट करना है और इधर जाना है। इसलिए पहले बेस एड्रेस देना लाजमी होता है कि तुमने इधर से जाना है। हम सपोज कर लेते हैं हमारा जो बेस एड्रेस है वो 1000 के इक्वल है, वो हमने अपना 1000 रखवा लिया। उसके बाद हम चले जाते हैं मूव AL रो मूव AH 0 मूव SI 3 मल SI। अब हम ये स्टेप समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, मूव AL रो, हमने जो ऑफसेट का एड्रेस पड़ा था हमने क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था I मल्टीप्लाई N प्लस J। अब I जो है टोटल नंबर ऑफ रो है वो हमने इधर रखवा लिया AL में। हमें रजिस्टर में करवाने की ज़रूरत है कि हम ये कंपाइलर को बता रहे हैं, CPU को बता रहे हैं कि हमने ये कैलकुलेट करना है ऑफसेट एड्रेस। तो उसको बताने के लिए हमने इधर AL को दे दिया रो का जो नंबर है। रो हमारे पास क्या थी, अरे 1 2 हम फाइंड कर रहे थे।
यहाँ पे 1 अरे 1 है और 2 है, अरे 1 आई हमारे पास 1 है और हमने इसको 1 दे दिया, दैट्स मीन हमारे पास AL में 1 स्टोर हो गया। उसके बाद ज़रूरत हमें क्या पड़ी, मूव AH 0। अब हमारे पास जो मल होता है, ये तो हमें पता है कि जो मल होता है हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट AX रजिस्टर यूज़ करता है, हमारे पास 8 बिट रजिस्टर यूज़ नहीं करता। उसके लिए हमें मूव AH 0 करवाना पड़ता है। अगर हम मूव AH 0 नहीं करवाते, हम AL में तो हमने 1 लिखवा दिया, ठीक है, वो 0 1 उसके अंदर चला गया हुआ है, लेकिन AH में क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं। CPU जब कंपाइल करेगा वो देखेगा इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो कोई भी वैल्यू अपने पास से ज़ूम कर लेगा जो कि गार्बेज वैल्यू दे देगा। इसलिए हमने AH को 0 रजिस्टर को क्लियर करवाने के लिए लाजमी है कि हमने उसे देना है। फिर हमारे पास AL इक्वल आ जाएगा 0001 के, जो कि क्लीन वैल्यू दे देगा। उसके बाद मूव SI 3। अब SI क्या है हमारे पास, SI हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि हमने इधर रखवाए थे, हमने अपने मैसेज में बताया था, हमने अरे में 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 थे। हमने ये CPU को बताया है कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 और हमने इनको SI में स्टोर करवा दिया, सोर्स इंडेक्स में। स्टोर करवाने के बाद मल SI ये हमें बताना नहीं पड़ता, कंपाइलर को CPU को बताना नहीं पड़ता कि तुमने SI को किससे मल करवाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम मल SI करवाते हैं उसको पता चल जाता है कि मैंने इसको AL के साथ मल करवा के वैल्यू स्टोर करवा देनी है। दैट्स मीन जब हमने इतना स्टेप करवा लिया तो हमारे पास इतना आ गया। हमारे पास जो AX रजिस्टर है उसमें हमारे पास 1 हमारे पास रो की वैल्यू थी और 3 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि हमने इसके अंदर मूव करवाए थे। तो टोटल हमारे पास अभी तक 3 वैल्यू आ चुकी है और प्लस हमने अभी J करवाना है, कॉलम्स जो कॉलम के इंडेक्स है वो हमने स्टोर करवाना है अभी इसके अंदर। तो उसको स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड AX AL कॉलम करवाएंगे। हम अपने कॉलम करवा रहे हैं तो कॉलम को इसके अंदर हम मूव करवा देंगे AX के अंदर, क्योंकि AX के अंदर हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवाई है 3 और अब जो हमारे कॉलम है, जो हमारा J है, उसको हम स्टोर करवा देंगे इसके अंदर। तो हमारा क्या बनेगा, AX हमारा इक्वल आ जाएगा 3 + 2 के। तो ये हमारा 5 आ जाएगा ऑफसेट एड्रेस। अब हमारा ऑफसेट एड्रेस तो 5 आ गया है, लेकिन मसला क्या यहाँ पे आ रहा है, एक तो हमारा ऑफसेट एड्रेस SI, अब हमारे पास जो AX में पड़ा हुआ है 5, लेकिन हमारा जो इंडेक्स होता है वो तो हमेशा SI में होता है। इसलिए हमें ये CPU को बताना पड़ेगा कि हमने जो AX स्टोर करवाया ये किधर है, कैसे है। तो उसके लिए हमें इसको SI में मूव करवाना पड़ेगा, मूव SI AX में हमने वैल्यू मूव करवा दी। दैट्स मीन अब हमारे पास SI में चला गया 5 जो कि हमारा ऑफसेट एड्रेस है, और हमारे पास BX हमारा हमने पहले ही रखवा दिया था 1000। दैट्स मीन कि हमारा जो एड्रेस है वो इस टाइम 5 है और SI में 5 पड़ा हुआ है, BX में 1000 पड़ा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि CPU देखेगा अच्छा अलहदा इधर 5 पड़ा हुआ है, पीछे बेस एड्रेस 1000 रखवाया, वो अलहदा पड़ा हुआ है, तो मैंने किस पे जाना है, किधर जाके मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हमें करवाना पड़ता है AL के अंदर मूव AL BX + SI, दोनों को कंबाइन करवाना पड़ता है, कंबाइन करवा के AL में स्टोर करवाना पड़ता है, जिसमें CPU को समझ आता है कि अच्छा ये वाला एड्रेस अब कंबाइन होके ये ऑफसेट एड्रेस था, ये बेस एड्रेस था, तो अब मैंने एग्जैक्ट उस पर जाना है। बेस एड्रेस हमारे पास क्या था, 1000 हमने लिखवाया था, ऐसा ही हमारा क्या है 5 आया था। तो हमारा इस टाइम 1005 बेस एड्रेस आ गया, जहाँ पे हमारी वैल्यू आउटपुट 23 पड़ी हुई है। अब 23 इसने अभी तक 23 को इसने एक्सेस कर लिया है, यहाँ पे चला गया मेमोरी में, इसने देख लिया कि अच्छा यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पड़ी हुई है, उसको फाइंड कर लेगा ये। लेकिन अब एक मसला ये आ रहा है, सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास रो मेजर और कॉलम मेजर का फॉर्मूला था, हमें पता है कि उससे हम एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हमने कि इतनी खपत क्यों की, हम एड्रेसिंग मोड्स पे क्यों आए, ये मेजर क्वेश्चन है। तो उसके लिए देखो, अगर हमने अरे 1 2 का बेस एड्रेस हमने लिखवाया है जो कि हमारे पास 1005 आ गया हुआ है, ये हमने कर लिया है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट एड्रेस एलिमेंट है वो 1005 पे पड़ा हुआ है, वो ठीक है। लेकिन अभी CPU के एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत है जिसमें वो एक ऐड को, जिसमें वो पढ़ सके, एड्रेस को पढ़ सके। जैसे रो मेजर में हमने ये इंडेक्स तो रखवा दिया,
रो मेजर में हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, हमने ये एड्रेस कैलकुलेट करके रख लिया है यहाँ पे। लेकिन अभी सीपीयू को क्या पता, अच्छा वो इधर तो चला गया, ठीक है कि एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उसने लेके कैसे आना है, उसको रजिस्टर के अंदर कैसे स्टोर करवाना है, ये उसके लिए एक मुश्किल है और उससे समझ नहीं आएगा क्या करना है। उसके लिए हम रियल लाइफ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पर्सन है, एक हम हाउस नंबर ले लेते हैं 5 है, ठीक है, एक हाउस है, उसका जो हाउस नंबर है वो हमारे पास 5 है, उसकी जो स्ट्रीट नंबर है वो 3 है। अब हमने इस पर्सन से का एड्रेस तो पता चल गया हमें कि भाई वो हाउस नंबर 5 में रह रहा है, स्ट्रीट नंबर 3 है उसकी, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी इसको जाने के लिए, इसको अप्रोच करने के लिए व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक रूट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए हम व्हीकल, एक कार लेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, एक रास्ते के ज़रिए जाएंगे जिसके ज़रिए हम जाकर उस पर्सन को ब्रिंग कर सकें, उसको ला सकेंगे, उसका एड्रेस फाइंड करके उससे बात कर सकें। तो ये जो हमारे पास व्हीकल और रूट होता है, यही हमारे पास एक्चुअल एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जो कि बताते हैं कि तुमने इधर जाना है, इधर से तुमने ये वैल्यू लेनी है, इधर से तुमने ऐसे करना है, और फिर तुम एग्जैक्ट उस पर जा सकते हो। ये हमारा मेजर डिफरेंस होता है रो मेजर, कॉलम मेजर फार्मूलाज में और ये एड्रेसिंग मोड्स में। जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं वो हमें लॉजिक लोकेशन देते हैं, वो हमें सिर्फ इतना बता देते हैं कि आपका ये एड्रेस इधर पड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपने किस तरह से वहाँ पर जाना है। ये हमें फिजिकल मेमोरी एड्रेस बताते हैं कि आपने किस तरह से व्हीकल लेनी है, आपने किस तरह से कौन सा रूट यूज़ करना है, और किस तरह से आपने ये वैल्यू ला के स्टोर करवानी है, और उस पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे लेनी है। अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो वो फिर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं मज़ीद एग्जांपल दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलिशम सालिया। हमारे ग्रुप का टॉपिक 2D अरे था, जिसके अंदर आप पहले से ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अरे हमारे पास स्टोर होती है। अरे को मेमोरी में स्टोर करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक रो मेजर और एक कॉलम मेजर। यहाँ पर रो मेजर के अंदर आप लोग जानते हैं कि रो मेजर के अंदर डाटा हमारे पास रो वाइज स्टोर होता है। यहाँ पर उन्होंने हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है जिसमें वो हमसे बात करें कि हमारे पास एक अरे है ए, जिसको उन्होंने नाम दिया, और उसमें वो कह रहे हैं वो रो वाइज स्टोर है, यानी रो मेजर में स्टोर है। तो आप आंसर करें इन फॉलोइंग क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है रो आई। ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रो आई, अगर हमें कोई भी रो का इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू हमें पड़ी हुई है असेस करनी है, तो उसको हम किस तरह से असेस करेंगे, थ्रू फॉर्मूले के। यहाँ पर हमारे पास जो i-1 है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों यहाँ पर ये लिखा गया है, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास 0 से शुरू होता है, लेकिन हम काउंटिंग जब कंप्यूटर पर लिखते हैं तो हम 3 या 4 उसको लेबल कर देते हैं एज अ रो असेस करने के लिए। लेकिन हमारे पास वो रो अगर 3 हमने लिखी है तो इंडेक्स वो 2 बन रहा होता है, 3-1 2, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर i-1 किया गया है। तो जो रो i है वो हमारे पास अगर 3 है तो वो मतलब रो 2 पे हमने जाना है। यहाँ पर n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हमने कितने कॉलम्स को जंप करना है, हमारी एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हमने असेस करना है। और जो 2 है वो हमारे पास अरे साइज़ है, जो कि हमारे पास पहले से एक्सप्लेन किया जाता है। और ये सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पर वो पूछ रहे हैं वेयर डज द कॉलम जे बिगिन। कॉलम जे बिगिन्स के अंदर यहाँ पर a प्लस j-1, अगेन j-1 इंडेक्स को 0 पर लाने के लिए किया गया है। और हमारे पास जो a है वो हमारे पास बेस एड्रेस होता है, जो अमूमन हमारी मेमोरी का कोई भी एड्रेस हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास अरे साइज़ है, जो हम जिसके अंदर अरे साइज स्टोर करवाई है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर हमने इसको नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ़ रोज से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, जब हमने नंबर ऑफ़ रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कॉलम्स को नंबर ऑफ़ रोज से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, जब हम रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स वी वांट टू जंप ऑन नेक्स्ट रो, पर यहाँ पर हमें नेक्स्ट रो में नहीं जंप करना, हम फर्स्ट रो के डिफरेंट कॉलम्स को सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आई हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि सब कॉलम्स चेंज करने की बारी आती है तो कॉलम जो होते हैं वो रो फर्स्ट से ही चेंज होते हैं, तो आई हमेशा हमारे पास 1 रहेगा और हमें कोई भी रोज़ जंप करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय m इसलिए नहीं कर रहे। और जो नंबर ऑफ़ डिफरेंट बाइट्स एलिमेंट्स इन अ कॉलम है, ये हमारे पास है जी
क्वेश्चन नंबर 3, ये हमें बताता है कि एक कॉलम के अंदर या एक रो के अंदर कितनी बाइट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि अगर एक एलिमेंट हमारे पास 2 बाइट्स ले रहा है तो नंबर ऑफ n हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स उस रो के अंदर, उनमें से हमने कितने एलिमेंट्स को स्किप करना है कि हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन, अपने डिज़ायर्ड एलिमेंट तक पहुँच सकें। नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल दी गई है। अगेन है कि हमारे पास है जी, अगर आपके पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर टास्क है हमारे पास क्या है कि हमारे पास 5/7 यानी 5 रोज़ और 7 कॉलम की एक रो है, एक अरे है जो हमारे पास रो मेजर के अंदर स्टोर की गई है। और हमारा पहला टास्क है कि हमने इसकी रो नंबर 3 क्लियर करवानी है। सबसे पहले तो हम इसका एड्रेस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ए हमारे पास बेस एड्रेस है, 3 हमारे पास इंडेक्स रो है, उसको हमने 3-1 इसलिए किया क्योंकि वो हमारे पास इंडेक्स हमारे पास 2 पे आ जाए। जैसे मैंने नीचे लिखा है कि 012 हमारे पास यहाँ पर यूज़ हो रहा है, 012 यूज़ हो रहा है, तो जो हमारे पास टोटल इंडेक्स यहाँ पर लिखा गया है 3, पर हमारे पास कौन सा इंडेक्स बनेगा 2। अगर हम 3-1 करेंगे तो हम इंडेक्स 2 पर, रो नंबर 2 पर जंप कर जाएंगे। रो नंबर 2 में हर कॉलम कितने हमारे पास, टोटल 7 है। हर कॉलम में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। और हमने जंप कितनी बाइट्स करनी है, 2 बाइट्स करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा गया है 3-1 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 2s are 4 और 4 7s are 28। यहाँ पर हमने मूव bx आएगा, सॉरी यहाँ पर x लिखा गया है, यहाँ पर bx आएगा। bx रजिस्टर में हमने नंबर ऑफ रोज स्टोर करवा दिया यानी 28। अगर हम गौर से देखें तो हमने कौन सी कॉलम पर जाना है, कौन सी रो पर जाना है, थर्ड रो पर जाना है। तो हमारे पास फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में हमारे पास 7 एलिमेंट्स है। कितने स्टोर कर रही है, 7 × 2, यहाँ पर हमारे पास कितनी बाइट्स आ जाएंगी, 14 बाइट्स आ जाएंगी। हमने जंप कर जाना है थर्ड रो में, तो 14 और 14 प्लस हमारे पास 14 + 14 कितनी हो जाएंगी, 28 बाइट्स हो जाएंगी। जब हम bx रजिस्टर में 28 बार स्टोर करवा देंगे, दैट मीन्स वो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर आकर जंप कर जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रो नंबर 3 यानी इंडेक्स नंबर 2 का स्टार्टिंग एड्रेस उसके पास चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट किया गया है एक्सोर SI के अंदर हम SI रजिस्टर को यहाँ पर SI इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स को हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को स्टोर करवाने के लिए। यहाँ पर कॉलम्स तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो SI इंडेक्स हमारे पास कॉलम का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर वो लाइन मिस कर दी गई है, तो आप SI के अंदर मूव bx 28 के नीचे ही आप मूव SI = 0 कर दें। हमने कौन सा कॉलम नंबर करवाना है स्टोर, 0 कॉलम नंबर स्टोर करवाना है। अब यहाँ पर हमारे पास मूव CX 7 कर दिया गया है, यानी हर कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 7 एलिमेंट्स है, तो हमने 7 जंप करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर के नाम से लेबल बनाया गया है, जिसके अंदर हमारे पास मूव किया जा रहा है एलिमेंट्स को क्लियर करने के लिए bx रजिस्टर में हमारे पास नंबर ऑफ रो स्टोर है, जो कि इस बार हमारे पास 28 है। और यहाँ पर SI में हमारे पास, SI के अंदर हमारे पास 0 स्टोर है, क्योंकि कॉलम नंबर हमारे पास क्या है, 0 कॉलम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, मूव कर दिया है bx, मूव ax bx 0। हमने इसके इंडेक्स के अंदर क्या मूव कर दिया है, 0 मूव कर दिया है। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक्सोर SI लगाया है। SI के अंदर हमने कहा कि आपको स्टोर करवा दें इसके अंदर 0। जब आप 0 और 0 यानी ऐसा एक्सोर ऑपरेटर हमारे पास तब वर्क करता है जब हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो आंसर हमारे पास ट्रू आता है, लेकिन जब 2 हमारे पास सेम वैल्यूज़ होती हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है, फॉल्स आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सोर SI इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अगर हमारे पास ये भी 0 होगा और 0 का एक्सोर लेंगे, हमारे पास 2 सेम वैल्यूज़ है, तो इनका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। जब फॉल्स आएगा तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ पर कर्सर इस टाइम हमारे पास है, हमारे पास कौन सा कर्सर है, हमारे पास रो 3 के फर्स्ट एलिमेंट पर कर्सर है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट SI एक्सोर करने की वजह से यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 0 पुट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर हमने यह किया, SI इंडेक्स के अंदर ऐड 2 किया है। क्यों 2 किया, क्योंकि हर एलिमेंट हमारे पास 2 बाइट्स का है, तो नेक्स्ट एलिमेंट पर जंप करने के लिए हमने ऐड 2 कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लूप लग गई है। लूप बाय डिफ़ॉल्ट 7 टाइम्स चलेगी। CX रजिस्टर के अंदर अभी हमने 7 लिखवाया हुआ है, तो ये लूप 7 टाइम्स चलेगी, यानी हर लूप पर वो नेक्स्ट कॉलम पर जंप करता जाएगा, और ये सारों को एक्सोर ऑपरेटर की वजह से यहाँ पर इसको = 0 करता जाएगा।
यहाँ से हमारे पास ये सारे 7 एलिमेंट 7 रोज जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पूरी रो नंबर 3 के 7 के 7 एलिमेंट्स यहाँ से 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास है जी सेम वही प्रोग्राम है, सेम वही चीज़ है। उसके अंदर अब वो हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉलम 4 क्लियर करवा देना है। अब कॉलम 4 क्लियर करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। एक हमें कॉलम इंडेक्स को लेना पड़ेगा और दूसरा हमें नंबर ऑफ़ बाइट्स इन अ रो लेना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर भी एक अरे बनाई है, इसके अंदर हमारे पास अब ये स्टोर तो हमारे पास रो वाइज है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जाना कौन सा है, क्लियर कॉलम नंबर 4 पर जाना है। तो हमारे पास कॉलम नंबर 4 का इंडेक्स क्या बनेगा, 3 इंडेक्स बनेगा। हमने अगेन 4 - 1 कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम नंबर 3 आ जाएगा और 3 × 2 कर लिया यानी टोटल 6 कर लिया। अब हमने जंप करना है 6 यानी 4th कॉलम पर, थर्ड इंडेक्स के ऊपर कॉलम के। और हमने कहा कि जो हमारे पास स्टोर होता है ये सब स्टोर होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि हमने यहाँ पर इसको नंबर ऑफ़ m से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पर रोज़ को जंप नहीं करना। हम फर्स्ट रो में मूव करना चाहते हैं। हमारी ये जो कॉलम है इससे पहले हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 3 इंडेक्स हैं, जबकि अरे साइज़ हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी बाइट्स हमने जंप करनी है, 6 बाइट्स हम जंप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा ही रजिस्टर के अंदर 6 को हम स्टोर करवा देते हैं। बिकॉज ऑफ ऐसा रजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉलम्स को स्टोर करवाने के लिए, और BX रजिस्टर यूज़ करते हैं रो इंडेक्स स्टोर करवाने के लिए। अब कॉलम इंडेक्स पे हमने ऐसा रजिस्टर के अंदर क्या स्टोर करवा दिया है, यहाँ पर 6 स्टोर करवा दिए, यानी वो इन 3 बाइट्स को जंप कर 6 के कॉलम नंबर 3 के इंडेक्स नंबर 0 पर आकर खड़ा हो गया, यानी इसके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर वो आ गया है जो कि हमारे पास क्या है, 003 है। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है। आप यहाँ पर BX को इक्वल्स टू आप अगेन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है जो कि हमारे पास है जी मूव BX 0, यानी हमने BX के अंदर हमने यूज़ करना है BX को रो इंडेक्स के लिए, और फिल्टर हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का इंडेक्स हमारे पास 0 है तो हम BX के अंदर 0 मूव कर लेते हैं। अगेन एक्सोर ऑफ BX जब लिया जाएगा तो जो सेम वैल्यूज़ है आंसर हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स आने की वजह से हमारे पास इसका इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मूव CX अब हमने करवा दिया 5 टाइम हमने क्यों करवाया, क्योंकि हमारे पास 5 रोज़ हैं, 5 एलिमेंट्स है कॉलम 3 के अंदर, हमने इन सबको 0 पुट करवाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे पास है नंबर ऑफ़ बाइट्स इन अ रो। एक रो में हमारे पास 7 एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ़ बाइट्स कितनी है, 2 साइज़ की हमारे पास बाइट्स हैं। तो हम कितनी, एक हमारे पास रो के अंदर कितनी बाइट्स आ जाएंगी, 14 बाइट्स आ जाएंगी। अगर हमें नेक्स्ट रो में मूव करना है अगले कॉलम के नेक्स्ट एलिमेंट को 0 करवाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 बाइट्स जंप करनी पड़ेंगी। पिछले प्रोग्राम में हम जंप करने के लिए नेक्स्ट इंडेक्स पर जंप करने के लिए ऐड 2 करे थे, पर यहाँ पर हमने नेक्स्ट कॉलम में जंप करना है तो हम ऐड 14 कर देंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट इंडेक्स पर वो मूव हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगेन यहाँ पर एक लूप लगाई है। CX काउंटर कब तक जाएगा, जब तक हमारे पास 5 के 5 रोज़ के इंडेक्स नंबर 3 कॉलम नंबर 3 के सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 नहीं हो जाएंगे। हम क्या करवाते जा रहे हैं जी, मूव BX के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, फिल टाइम रो नंबर 0 स्टोर है, और ऐसा ही हमारे पास क्या है, ऐसा ही हमारे पास फिल वक्त है 6 जो कि हमारे पास है, यहाँ पर कर्सर पॉइंट कर रहा है 03 के ऊपर, और हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करवा दिया, मूव करवा दिया 0, तो हमारे पास इसका एलिमेंट 0 हो जाएगा। अगेन हमने क्या कर दिया, BX के अंदर 14 ऐड कर दिया। जब हम BX के अंदर 14 ऐड करेंगे तो कर्सर यहाँ से जंप करेगा 6 बाइट्स प्लस 6 बाइट्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, और ये वाली बाइट्स यहाँ पर 7 टोटल एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो हमारे पास इसकी 14 बाइट्स बन जाएंगी। तो वो टोटल 14 बाइट्स जंप करके नेक्स्ट कर्सर जहाँ पर हमारे पास 23 वैल्यू स्टोर है यहाँ पर आ जाएगा, और फिर अगेन इधर 0 पुट करेगा और अगेन हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करेगा, और यहाँ से इस तरह से ये सारी कॉलम हमारे पास, इसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो जाएंगे, और ये लूप चलेगा 5 टाइम 5 रोज़ के लिए बिकॉज ऑफ इंडेक्स। आई ट्राइड माई बेस्ट, ताकि आई एम सॉरी गाइज, ये मेरा पहले Assalamu alaikum. My name is Naya Liaquat. Today I present the base addressing mode. Base addressing mode क्या होता है कि the memory address is calculated by adding a base register to displacement. memory address को calculate करने के लिए base register को displacement में हम add करते हैं। इसका काम इस तरह होता है कि base register store starting memory address, base register वहाँ से store होता है, memory address से शुरू होता है store होना, फिर offset value is added base register, offset value base register में add हो जाती है, फिर final memory address is calculate, memory address जो है वो
कैलकुलेट होता है और फिर जो रिक्वायर्ड डाटा इज असेस्ड एट दैट एड्रेस, जो डाटा होता है वो एड्रेस में असेस्ड हो जाता है। इसका फार्मूला है बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल ये है कि BX हमारे पास है 2 हेक्साडेसिमल और औसत वैल्यू 5 हेक्साडेसिमल, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 5 हेक्साडेसिमल हमारी आंसर आ जाता है। उसके बाद है रजिस्टर का यूज़, कैसे हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। BX मींस बेस रजिस्टर, ये डाटा सेगमेंट में असेस होता है और BP बेस पॉइंटर, ये स्टैक सेगमेंट में असेस होता है। इसकी 2 कोड एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है मूव BX, 1000 हेक्साडेसिमल मूव AX BX प्लस, ये ऑफसेट की वैल्यू है 04H। और उसके बाद जो है हमारे पास, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, फिर इन दोनों को हम प्लस करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो होती है 1004H, और ये जो वैल्यू है ये AX में हमारे पास स्टोर होगी। और दूसरी एग्जांपल हमारी BP में है। इसमें इस तरह है कि ये जो है सपोर्ट करता है मेमोरी को रिडक्शन के लिए सपोर्ट होता है, और जो प्रोड्यूस करता है शॉर्ट और एफिशिएंट कोड, और फिर यूज्ड फॉर असेसिंग कोड और स्ट्रक्ट। इसके एडवांटेजेस है इजी एंड एफिशिएंट मेमोरी असेस, हैंडल करता है लार्ज डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, और जो है मेक्स प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑर्गेनाइज, प्रोग्राम को बहुत फ्लेक्सिबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अच्छा जी, अब हम टॉपिक को एंड करते हैं, समरी की तरफ आते हैं। समरी में आज हमने जो अपने टॉपिक में जो चीज़ें कवर की, हमने 2D अरे कवर किया। हमने ये देखा कि 2D अरे कैसा होता है, क्या होता है, वो रोज़ एंड कॉलम्स का ग्रिड होता है अगर हम उसको विजुअलाइज करें। और एक्चुअली 2D अरे अपने ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है 1 डायमेंशनल अरेज पे, क्योंकि वो उनसे ही मिलकर फॉर्म होता है। ठीक। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। इनसे हमें पता चल गया कि रो बाय रो स्टोरेज कैसे करवाते हैं, कॉलम बाय कॉलम स्टोरेज कैसे करवाते हैं। इसके बाद इनके लिए एग्जांपल्स हैं कि रो मेजर ऑर्डर जो है ना वो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना वो यूज़ करती हैं, जबकि कॉलम मेजर ऑर्डर कॉलम वाइज प्रोसेसिंग फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस करती हैं। ठीक। अब इसके बाद हमने रो मेजर का फॉर्मूला पढ़ा, A प्लस, जो भी उसने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया होगा। फिर कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा। अब हम इनके थ्रू, रो मेजर ऑर्डर फार्मूले के थ्रू और कॉलम मेजर फार्मूले के थ्रू हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा हमने बेस्ड इंडेक्स्ड मोड पढ़ा, यानी वो मोड कि जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं किसको, 2D एरेज को असेंबली में। ठीक। अब हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मगर यहाँ पे जो 2 मेंशन हमने की हुई हैं स्लाइड्स में, वो है एक है गेम बोर्ड या फिर चेस का बोर्ड, क्योंकि उसकी रोज़ और कॉलम्स होते हैं, और ये 2D एरे की एक मिसाल की तरह होता है कि उसके रोज़ एंड कॉलम्स का ग्रिड बना होता है। ठीक। जैसे कि टिक टैक टो है, चेस गेम है, चेकर्स है, और इस तरह की और भी गेम्स हैं। ये जो भी गेम्स ग्रिड लेआउट का यूज़ करती हैं, यानी रोज़ एंड कॉलम्स के लेआउट का, वो होती हैं, वो 2D एरे की एग्जांपल होती हैं। असेंबली लैंग्वेज में हर सेल जो है ना वो स्टोर कर सकता है वैल्यू, एम्प्टी भी कर सकता है, और कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, X O या फिर किसी कोड का पीस, कुछ भी स्टोर कर सकता है। यू कैलकुलेट द पोजीशन बाय यूजिंग रो एंड कॉलम इंडेक्सेस टू फाइंड द करेक्ट मेमोरी एड्रेस। कह रहे हैं हम रो और कॉलम इंडेक्सेस के थ्रू करेक्ट एड्रेस तक एक्सेस करने के लिए कैलकुलेट करते हैं उसकी पोजीशन, जो ऊपर हमें फार्मूलाज पढ़े हैं उनके थ्रू। ठीक। अब ये मूव्स को चेक करने के लिए और सेल्स को अपडेट करने के लिए, यानी उनमें जो, अगर अब जैसे हम गेम जब खेलते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स में, एक सेल से दूसरे सेल से पहले से चौथे पे, उस पे, इस पे, आगे पीछे हम करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे चेस खेल रहे हैं हम, उसमें हम अपने जो उसके हमारे पास क्या कहते हैं, भूल गए, मेरे जहन से नाम स्किप हो गया, उनको हम मूव करवाते रहते हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी साइड पे, कभी किस पोजीशन पे। तो इसीलिए अपडेट करने के लिए। एंड स्कैनिंग द बोर्ड विद नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड को स्कैन करता है कि कौन सी लोकेशन एम्प्टी है, कौन सी नहीं है, कहाँ पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, कहाँ पे कोई नहीं पड़ा हुआ, कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है रियल लाइफ की, वो है इमेज, कोई तस्वीर। हमें ये पता है जब भी हमारे मोबाइल पे कोई तस्वीर या फिर कोई वीडियो आती है
तो उसके होते हैं पिक्सेल्स, तस्वीर के होते हैं पिक्सेल्स और वीडियो के होते हैं फ्रेम्स पर रेट, ठीक है। तो हम इस वक्त पिक्चर की बात करते हैं। पिक्चर के होते हैं पिक्सेल्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में, हमने पहले भी कंप्यूटर में पढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में हमारी पूरी स्क्रीन ये एक ग्रिड है, मुख्तलिफ पिक्सल से मिलके बनी हुई है और इन पिक्सेल्स के थ्रू ही हम कुछ भी देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है, डिजिटल इमेज इज़ मेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ पिक्सेल्स विच इज़ अ क्लासिकल 2D एरे यूज़ केस, ठीक है। वो ये कह रहा है कि क्लासिकल 2D एरे की एग्जांपल है ये पिक्सेल्स, जो इमेज होती है, डिजिटल इमेज होती है, वो रोज एंड कॉलम से मिलके बनती है पिक्सेल्स के। तो ये क्लासिकल 2D एरे की एग्जांपल है। ईच एरे एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट अ पिक्सेल्स ब्राइटनेस और कलर वैल्यू। वो ये कह रहा है कि हर एलिमेंट जो होता है ना एरे का, वो पिक्सल की ब्राइटनेस और कलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है या कर सकता है, ठीक है। असेंबली प्रोग्राम्स ऑफन प्रोसेस इमेजेस बाय रीडिंग एंड राइटिंग पिक्सल वैल्यूज़ 1 रो एट अ टाइम। कहते हैं असेंबली प्रोग्राम्स अमूमी तौर पर इमेजेस को प्रोसेस किस तरीके से करते हैं, बाय रीडिंग एंड राइटिंग पिक्सल वैल्यूज़ 1 रो एट अ टाइम। कह रहे कि हम जब पिक्सल वैल्यूज़ को ये असेंबली लैंग्वेज प्रोसेस करती है ना, तो वो 1 रो एट अ टाइम यानी एक वक्त में एक रो के थ्रू कर रही होती है, ठीक। यूज़फुल फॉर फिल्टर्स, ड्राइंग्स, रीसाइजिंग एंड पिक्सल लेवल इफ़ेक्ट्स। कह रहे कि इसका इस्तेमाल इसलिए भी आसान है और काम देता है कि हम इसको फ़िल्टर्स के लिए भी, ड्राइंग के लिए भी, रीसाइजिंग यानी पिक्चर की इमेज ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम इसके लिए भी, और पिक्सल लेवल के इफ़ेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। द एड्रेस ऑफ अ पिक्सल इज़ फाउंड इनटू अ लीनियर ऑफसेट इन मेमोरी। अब इसका तरीका हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से उसको करते होते हैं कि रोज़ और कॉलम्स को कन्वर्ट करके ऑफसेट मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ तक था जी आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसकी समझ आई होगी और इसी के साथ साथ हम अपने इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बेझिझक होकर हमसे इसके मुतालिक क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू सो मच।